नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वे अपने खेतों में लंबे वक्त तक मौसम की परवाह किए बिना कार्य करता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे बारिश ही हो रही हो, उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वे केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं। ऐसे ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह हम आपके साथ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी क्वालिटी की पत्तियों के लिए पान बरेचों का करें सही प्रबंधन। प्याज की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने अप्रैल मई माह में पान बरेचे लगाए हैं, उनके यहाँ पान की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय पान बरेचों में कुछ कार्यों जैसे मिट्टी चढ़ाना, कीट व्याधियों से फसल को बचाना बेहद जरूरी होता है। अगर किसान इन कार्यों को करने में लापरवाही बरतते हैं तो पान की पत्तियां छोटी रह जाएंगी और कीट व्याधियों के प्रकोप के कारण पत्तियों की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए इन सभी कार्यों को किसान किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं तिरहुत कृषि विश्वविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर D.K. द्विवेदी। ऐसा है कि बरसात महीने में जो है आपको पोषक तत्व भी डालना पड़ेगा, क्योंकि बरसात आ रही है तो इसमें मिट्टी उट्टी चढ़ा करके उसमें पोषक तत्व डालना है। तो इसके लिए हम मोटे तौर पर ये बताना चाहते हैं कि अगर आप उसमें रासायनिक खाद नहीं डालना चाहते हैं, केवल आप खाद खली से ही प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसका मैं एक साधारण फार्मूला बता रहा हूँ। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर खेत है जिसमें आप पान लगा हुआ है, तो उसके लिए आप 10 कुंटल खल्ली, किसी भी चीज़ की खल्ली हो, उसको कूट पीस लें और 1 हेक्टेयर में मिला दें। फिर 3 महीने बाद जो है 10 कुंटल खल्ली कूट पीस लें, उसको मिला दें। फिर 3 महीने बाद 10 कुंटल, इस तरह से 4 बार साल भर में डालिए, 40 कुंटल लगेगा। अगर आपका वर्मी कंपोस्ट है तो 120 कुंटल लगेगा। 30 कुंटल एक बार में, 30 कुंटल एक बार में, 30 कुंटल एक बार में, इस तरह से 4 बार डालिए। और अगर आपके पास जो है ये दोनों नहीं है, साधारण कंपोस्ट खाद है, तो आपको 400 कुंटल साल भर में लगेगा 1 हेक्टेयर में। 100 कुंटल एक बार में डालिए 1 हेक्टेयर में, फिर 3 महीने बाद 100 कुंटल, फिर 3 महीने बाद 100 कुंटल, इस तरह डालिए। अगर आपके पास इसकी कमी है, यूरिया और पोटाश से डालना चाहते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में आपको जो है 10-12 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और 15-16 किलोग्राम जो है, किलोग्राम ने ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, 10-12 ग्राम जो है पोटाश 1 मीटर स्क्वायर के लिए है। इसके हिसाब से आप कट्ठा के हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। और आप रासायनिक खाद क्या नहीं डालना चाहते तो जैसा मैंने बताया उसको डालते हैं। किसान भाइयों, पान बरेजे में सिंचाई अधिक होती है, इसलिए खरपतवार ज्यादा उगने लगते हैं, जो कि पान की फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। अतः समय समय पर खरपतवारों को बरेजों से उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही तालाब की मिट्टी पान के पौधों के पास डाल दें। पान की अच्छी बढ़वार हो, उसके लिए जैविक खाद यानी सरसों, अंडी या नीम की खली को पानी भिगोकर पौधे के पास डालें। पान बरेजे में नमी की मात्रा अधिक रहती है, जिसके चलते फसल पर कई रोग पनपने लगते हैं। तो आप इन रोगों की रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। रोग व्याधि इसमें आपको पत्ता जो है गलता है, चनका, उसका जड़ जो है सड़ता है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आजकल कार्बनिक ऑर्गेनिक खेती का जमाना है। तो अगर किसान भाई 1 हेक्टेयर में प्रत्येक जुलाई में आप 1 हेक्टेयर में 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसी समय जब आप खाद डालते हैं उसमें उसको मिला करके आप खेत में मिला दीजिएगा। तो आपको 10 हेक्टेयर के लिए मैं बता रहा हूँ ट्राइकोडर्मा विरिडी का कल्चर
आप उसको मिला दीजिएगा और उसके बाद फिर अगली साल फिर मिला दीजिएगा, 3 साल मिला दीजिएगा तो आपको जो है वो डेवलप कर जाएगा, विकसित कर जाएगा और किसी रोग को आगे नहीं देगा। गल का, चन का, कोई भी किस्म के रोग जो है जड़ गलन, पद जलन कोई नहीं होने पाएगा। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं तब तक फिलहाल उसके लिए आप 2 ग्राम ब्लाइटॉक्स 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल लीजिए। आपको 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर जैसा आपका खेत है कट्ठा में, एकड़ के, उसके हिसाब से आप उसका छिड़काव कीजिए। आप जो है उसको जुलाई में जरूर कीजिए। उसके बाद फिर आप 15-20 दिन के बाद फिर कीजिए। इस तरह से बरसात भर में 3-4 उसका जो है छिड़काव कीजिए ब्लाइटॉक्स का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और उसके जो ज़मीन होती है, जो भूमि होती है, नाली मेड़ी है, उसको भी 3 ग्राम प्रति लीटर का घोल जो आवश्यक हो आप बना लीजिए। उससे उसका जो है ज़मीन को तर कीजिए। इस तरह सुरक्षा कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा विरिडी से हम लोग ऑर्गेनिक पान की खेती कर सकते हैं। हमारे राज्य में देर से ही सही लेकिन अब अच्छी बारिश हो रही है जिससे खेतों में बतर आ गई है। ऐसे में किसान अब जल्दी से जल्दी फसलों की बुआई और रुपाई का काम पूरा करने में लगे हैं। अगर प्याज की खेती की बात करें तो इसकी तैयार पौध की रुपाई का काम इस समय किया जा सकता है, लेकिन भरपूर उपज लेने के लिए इसकी रुपाई करते समय किन किन बातों पर खासतौर से ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं RPCAU पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव। प्याज जो है वो थोड़ा ठंडा मौसम पसंद करता है। वर्षा होगी तो टेम्परेचर में 4-5 डिग्री का फ़र्क आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं, हमारे किसान भाई इससे और अच्छी तरीके से अवगत हैं कि जो प्याज की जड़ होती है वो 1 इंच के आसपास उसी के भीतर उसका विकास होता है और वहीं से वो न्यूट्रिएंट लेती है। किसान भाई को करना होगा कि जिस खेत में वो लगाएंगे प्याज, ये ध्यान रखेंगे कि उसमें पानी टिकना नहीं चाहिए। वर्षा हो रही है, पानी वो खेत से निकलते रहना चाहिए, ये सावधानी बरतें। इसकी खेत की तैयारी सामान्यतः जो बताया जाता है कि एक गहरे मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर लें। दूसरी चीज़ यह है कि जब हमने बताया कि जड़ इसकी 1 इंच से 1.5 इंच के भीतर ही रहती है जहाँ से न्यूट्रिएंट पौधा लेता है, तो ये ध्यान रखना होगा कि जो कंपोस्ट है, वैसे तो किसान भाइयों को अपने मिट्टी का परीक्षण करा के ही जो है खाद और उर्वरक का निर्धारण करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये ध्यान रखें कि उसमें 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद या 60-70 कुंटल पर हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का उनको उपयोग करना चाहिए। इसको पूरे खेत में एक तरीके से फैला करके फिर खेत को जो है क्यारियों और नालियों में बांट लेना चाहिए। अब बात आती है बुआई के समय की तथा उन्नतशील किस्मों की बात है तो बिहार के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। अब हमारे यहाँ हम लोगों ने जो अनुसंधान में देखा है वो एग्री फाउंड लाइट रेड एक अच्छी किस्म है रबी मौसम के लिए। N53 ये दोनों मौसम में ठीक होती है, लेकिन रबी में लोग लगाएंगे तो इससे कोई बहुत अच्छी ये भी पैदावार देती है। पटना रेड है, नासिक रेड है। तो ये पटना रेड, नासिक रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड या भीमा शक्ति, ये कई ऐसी किस्में हैं जिनको किसान भाई हमारे बिहार के परिवेश में। इसके बाद जो तैयार आपका बिचड़ा है उसको दोपहर के बाद खेत से निकालें और लगाने के 24 घंटे, जैसे कल उनको लगाना है तो आज इंडिविजुअल क्यारी में लगभग 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस, 80 केजी पोटास और 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर सल्फर देना चाहिए, क्योंकि ये फसल जो है सल्फर को बहुत पसंद करती है। और ज़्यादातर खेतों में जो है मिट्टी परीक्षण के आधार पर जानकारी है कि हमारा जो उत्तर बिहार है यहाँ की जो मिट्टी है वो सल्फर में डेफिशिएंट है, तो सल्फर भी इसको 30 से 40 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। लगभग पूरा फास्फोरस, पोटास और पूरा सल्फर और आधा नाइट्रोजन वो जो आप क्यारी बनाए हैं उनमें छींट करके अच्छी तरह मिला दें और करीब 3 दिन या 2 दिन छोड़ने के बाद तब फिर बिचड़ा उखा करके दोपहर के बाद उसको 15 सेंटीमीटर जो है कतार से कतार और लगभग
एक कतार में 2 पौधों के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर कम से कम रखें, बल्कि 8 सेंटीमीटर रखें। क्योंकि बरसात में क्या होता है, कुछ पौधे मरते हैं, पानी अगर ज़्यादा लग गया, टिक गया तो मोटिलिटी होती है। तो अगर हमारा कुछ घना पौधा रहेगा तो उससे हमें फिर दोबारा उसमें प्लांटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और होता है कि लास्ट फेज में जब 1.5 से 2 महीने हमारी फसल हो जाती है और पौधा हमें लगे कि घना है, तो हम उसको बाँच करके सागा के तौर पर उसको बेच सकते हैं, एक अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होगा। और जो सबसे बड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बरसाती प्याज में खेत में पानी किसी भी तरीके से टिकना नहीं चाहिए। ढलान लिए हुए खेत होगा तभी उसमें ये फसल आपकी अच्छी होगी। यही सब क्रिया अगर किसान भाई करेंगे तो उनकी फसल अच्छी होगी। फसल क्या होता है, स्टैंड मतलब एक्लेमेटाइज करता है। जिस खेत में आपने लगाया है तो उसमें एक्लेमेटाइज कर जाता है। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा चूँकि इतना घना होता है। अभी तो मौसम ऐसा चल रहा है, वर्षा भी नहीं ढंग की हो रही, सिंचाई करना पड़ रहा होगा किसान भाई जो लगाए हुए हैं। तो 45 दिन तक ये ध्यान रखना होगा, 45 दिन तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखना होगा। सोयाबीन की खेती का रकबा बिहार और झारखंड में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी खेती में भी हर फसल की भांति कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनमें से एक प्रमुख समस्या है फसलों में उगने वाले खरपतवारों की। जी हां, ये खरपतवार फसलों की वृद्धि और विकास को बाधित करते हैं और अगर किसान समय रहते इनकी रोकथाम के उपायों को नहीं अपनाते हैं तो इनके कारण उपज में काफी गिरावट आती है। और इस गिरावट को आप कैसे रोक सकते हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SB शर्मा। क्योंकि इस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती है और किसानों ने जो है बहुत सारी अभी जो वैरायटी लगा रखी है जो कि हमारे क्षेत्र में प्रचलित है। लगभग 20 से 22 दिन की फसल होने जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि जो हमारे अनचाहे पौधे फसल के अंदर उग जाते हैं उनको अपन खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारी फसल को से प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ जाते हैं और हमारे फसल में इससे 35 से 40% उत्पादन में हानि होती है। तो उनको नियंत्रण किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मुख्य रूप से सोयाबीन में हमारा जो जितने भी खरपतवार हैं वो 48 दिन के बाद खरपतवार हमारे फसल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और नुकसान भी कम होता है, लेकिन 48 दिन से पहले इनको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्वों और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करके अधिकांश भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल कमजोर हो जाती है तथा दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों को फैलाने का कार्य भी करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज में मिलकर इसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। किसान भाइयों, अब प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव कैसे होता है। तो इनका जमाव और फैलाव बीजों में प्रयोग होने वाले अशुद्ध बीजों द्वारा पिछले फसल में उगे खरपतवार के बीजों से, पशुओं के गोबर और चराई से, सिंचाई जल में बहकर आने वाले खरपतवार के बीजों से होता है। ये बहुत अच्छा उचित समय है। यदि हमको मौका मिल गया है खुरपा चलाने का तो आवश्यकता नहीं है कि हम खरपतवार नाशी का उपयोग करें। तो इसमें बहुत सारी विधियां हैं। सामान्य रूप से उचित तो ये होगा कि हम 15-20 दिन पे फसल में एक बार खुरपा डोरा चला दें, जिससे हमारे जो खरपतवार उगे हैं वो नष्ट हो जाएंगे और उसके साथ ही हमारे जो फसल की जड़ों में वायु का संचार होगा, जिससे हमारा उत्पादन भी अधिक होगा। हम हाथ से भी निदाई करा सकते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा हमारी मजदूर की समस्या होने के कारण थोड़ा महंगा खर्चा हो जाता है, तो उनको हमें प्रबंधन तो करना है जिससे हमारा उत्पादन हमको अच्छा प्राप्त हो सके।
गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई तथा मानसून से पहले प्राप्त वर्षा जल का लाभ उठाकर जुताई करने से खरपतवारों के अवशेष तथा वर्षा उपरांत उगे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। समुचित फसल चक्र अपनाना, खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई हमेशा लाइनों में करें और पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निराई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। खेतों में पूरी तरह सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद का ही प्रयोग करें। खरपतवारों वाले क्षेत्रों से चराई करने आए हुए पशुओं की चराई खेतों में न कराएं। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। यदि हम मौका नहीं मिला है और जहाँ बारिश लगातार हो रही है तो अति आवश्यक हो जाता है कि हम 45 दिन तक खरपतवार मुक्त फसल को रखें। रासायनिक नियंत्रण में हमारे जो केमिकल्स हैं, वीडिसाइड हैं, वो 3 तरह से हमारे उसमें उपयोग में लाए जाते हैं। पहला होता है कि बुवाई से पूर्व, और इसके अंदर बुवाई से पहले वासालिन का उपयोग कर सकते हैं, वो 2.20 लीटर प्रति हेक्टर। दूसरे तरह के वो हैं कि जिनको हम बोने के 48 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। उसमें स्टाम्प है, स्टाम्प को ले सकते हैं हम, स्टाम्प आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। डुआल है, 2.25 लीटर से लेके 2.5 लीटर तक इनकी मात्रा प्रति हेक्टर लगती है, तो उनसे भी हमारा कुछ हद तक नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद तीसरे तरह के जो हमारे केमिकल हैं वो हम फसल में 15 से 20 दिन की अवस्था में उपयोग करते हैं। एक तो जो भी हम खरपतवार नाशी उपयोग कर रहे हैं, जैसे चौड़ी और सकरी पत्ती के लिए खरपतवार कर रहे हैं इमेजाथापर, तो 1 लीटर मात्रा 1 हेक्टर में उपयोग करें और निर्धारित जो पानी की मात्रा है वो उसी के अनुसार उसका उपयोग करें। यदि सिर्फ चौड़ी पत्ती है तो फिर हम एक दूसरा आता है क्लोरोमाइरिन, जो है 36 ग्राम, सिर्फ 36 ग्राम 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त होता है, और उसको हम 500 लीटर पानी में मिला के फिर स्प्रे करते हैं। हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है तो हम लोग घर में 2-3 लोग होते हैं, निदाई गुड़ाई करें वो ज़्यादा उचित होगा और वही हमारी जमीन के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होगा और हमारे भविष्य के लिए। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है करकट जिला रांची से दिनेश महतो ने। आप दुधारू पशुओं में होने वाले थनैला रोग के लक्षण और रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक प्रमुख रोग, दुधारू पशुओं का प्रमुख रोग जिसको थनैला बोलते हैं, उसके बारे में आज जानकारी आपसे साझा करने चाह रही हूँ। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु और फफूंदी द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। तो रोग होने का कारण क्या है? जीवाणु। कई प्रकार के ऐसे जीवाणु हैं जो थन की नली में प्रवेश करके थन में और अयन में सूजन बना देते हैं। उसके कारण जो थन और अयन दोनों ही कड़ा हो जाता है और गर्म हो जाता है। तो ऐसे केसेस में फिर क्या होता है कि गाय का जो दूध निकलता है उसमें पपड़ी जम जाती है, थक्का जम जाता है दूध में, और कभी कभी रक्त भी दूध में आ जाता है और थन भी खत्म हो जाता है। ये एक थन में भी वो प्रभाव दिखा सकता है, 2 थन भी या 4 थन में भी ये हो सकता है। ये रोग हुआ विषाणु के प्रवेश करने से। अब ये विषाणु आए कैसे? विषाणु का आने का कारण है हमारा वातावरण। जहाँ पर गाय रहती है वहाँ का जो फर्श है वो साफ होना चाहिए, वहाँ गड्ढे नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। गाय या भैंसें जो इस रोग से प्रभावित हैं, उन गायों के का जो दूध है वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगर वो दूध जमीन पर फैल गया है तो ये बहुत दूसरी गायों के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो जाएगा, जिसपे ये रोग उन दूसरी गायों को भी फैल सकता है। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही,
साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहाँ पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में एक बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। दूध दोहने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इतना करने के बावजूद यदि पशु में ये रोग आ जाए तो इसका इलाज आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो अगर ये बीमारी हो गई है पशु में, तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था में क्या होता है कि जो थन और अयन बहुत गर्म होते हैं, और एक अवस्था में ये दोनों ठंडे होते हैं। अगर थन और अयन ठंडे हैं तो आपको उसको गुनगुने पानी से सिकाई करना है, और अगर ये गर्म है तो आपको इनकी सिकाई बर्फ से करनी है। फिर दूसरा इसका उपाय होता है, कई प्रकार की जो है ट्यूब आती हैं, दवाइयाँ आती हैं। तो जैसे मेमिटल है, ये दवाई, ये ट्यूब जो है, जो भी प्रभावित थन है उस थन की जो नली है, दुग्ध नली है, उस नली से ये ट्यूब को आपको उसमें दवाई डाल देना है। और साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ भी देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, ऐसी दर्द की दवाइयाँ देनी है जो उससे दर्द कम होगा एनिमल का, और जो सूजन बढ़ी है उस सूजन को कम करने के लिए भी आपको दवाइयाँ देनी है। और ऐसी गाय को आपको बाकी जो आपका समूह है उस समूह से अलग कर देना है। उस समूह के साथ उस गाय को नहीं रखना है और अलग आपको उसको अलग रखना है। 100% चांस में आपकी गाय ठीक हो जाएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी पैदावार के लिए गन्ने की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। धान की फसल में खीरा रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।